हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बताया था आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन के प्रकार और कूलाम का नियम। आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप बताने जा रहे हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसमें क्या होते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई, ये जेड अक्ष। तो इसमें हम दो आवेश लेते हैं। Q1 Q2 तो चार्ज ले लिया हमने Q1 Q2, जो निर्वात में या वायु में कितनी दूरी पर रखे एक दूसरे से r। इन दोनों आवेशों की मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पहले Q1 की r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर और दूसरे आवेश Q2 की मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। तो जैसा कि दोनों आवेश प्लस के हैं तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण सजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हमने Q1 Q2 दो चार्ज ले लिए, परस्पर r दूरी पर स्थित हैं ये। तो Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा। मान लो कितना बल आरोपित करता है ये, F21 वेक्टर। यानी Q2 पर जो बल लगाएगा वो है F21 वेक्टर, Q2 पर लगने वाला बल। अब आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल मैंने मान लिया इतना, कितना F12 वेक्टर। मान लो आवेश Q1 कहाँ रखा है, बिंदु A पर रखा है, और आवेश Q2 कहाँ रखा है, एक ही सीध में बिंदु B पर रखा है, और इनके बीच की दूरी पहले ही बता चुके हैं हम, r है। ठीक है। अब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल निकालेंगे हम। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू, तो आवेश Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है Q2 पर, उसे किससे इंडिकेट किया गया है, F21 वेक्टर से। तो यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माध्यम क्या लिया है, निर्वात या वायु मान सकते हैं, तो इसलिए K का मान 1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है, Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो r²। यहाँ बात आती है एकांक सदिश की। अब Q1 के द्वारा जब Q2 पर बल लगेगा F21 वेक्टर, तो एकांक सदिश लगेगा, यानी A से B की ओर एक यूनिट वेक्टर कार्य करेगा। इसे हम r12 यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, या r12 छोड़ो, A से B की ओर लग रहा है ना बल, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AB यूनिट वेक्टर, इस प्रकार से। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी प्रकार से आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे। आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होता है, कूलाम का नियम। तो आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे किससे इंडिकेट किया गया, F12 वेक्टर से। क्योंकि बल सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लग गया है इसके ऊपर, F12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और क्योंकि Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 है, तो इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो B से A की ओर होगा, अर्थात BA यूनिट वेक्टर होगा। ये इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहूँगा, ये एकांक सदिश होता है जिसके परिमाण का मान हमेशा 1 आता है। तो ये सूत्र होता है दोस्तों,
ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। तो इसके माध्यम से आप समझना चाहेंगे ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मोड, यानी परिमाण इसका। तो ए बी वेक्टर तो ए बी वेक्टर लिख जाएगा बटे में ये ए बी वेक्टर का मोड आएगा तो ए बी आएगा। और ए बी ए से बी तक की डिस्टेंस जब परिमाण लेते हैं तो कितना लिख जाएगा, इसकी जगह आर लिख जाएगा। इसी को ध्यान में देते हुए अगर ए बी यूनिट वेक्टर को अगर बी ए यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ रही है हमें बी ए यूनिट वेक्टर के, तो ये आ जाएगा बी ए वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मोड है तो बी ए आएगा बी से ए तक की डिस्टेंस या ए से बी तक की डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी बाई फिगर ए से बी तक आर, बी से ए तक अगर हम परिमाण की बात करें तो आर ही लिखा जाएगा यहाँ पर। तब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखें F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ए बी यूनिट वेक्टर का मान कितना लगा देंगे यहाँ से जो समझाया था हमने रफली, ए बी वेक्टर अपॉन क्या आर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन गुणा में घात जुड़ जाती है आर क्यूब हो जाएगा ए बी वेक्टर। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। इसी प्रकार से यही नियम को ध्यान में रखते हुए समीकरण 2 देखेंगे। अब इक्वेशन 2 F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और वहाँ पर ए बी वेक्टर था तो यहाँ बी ए वेक्टर हो जाए। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं F12 वेक्टर, इस वाली समीकरण को, इस वाले मान को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नियम होता है कम्यूटेटिव लॉ वाला। ए बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के बी ए वेक्टर, क्रम विनिमय नहीं होता है इसमें। ये बी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए वेक्टर को माइनस के ए बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं सदिश नियम के अनुसार। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और बी ए यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए बी वेक्टर। तो माइनस शुरू में ले लेंगे। अब ध्यान में बात ये आती है आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब ए बी वेक्टर ये क्या बन चुका है, बोलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब ए बी वेक्टर क्या बन चुका है, ये F21 वेक्टर, ये F21 वेक्टर बन चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कूलाम के सदिश नियम से, ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अर्थात एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल आरोपित करता है, परंतु विपरीत दिशा में करता है। ये माइनस किसके लिए आया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक दूसरे पर आरोपित करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। F12 आगे देखते हैं, आगे आवेश वितरण की बात करते हैं। आवेश वितरण की बात करते हैं अब इस नेक्स्ट टॉपिक। सतत आवेश वितरण। आवेश जो वितरण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। यहाँ पर हम केवल सतत आवेश वितरण की बात करेंगे, असतत आवेश की वितरण की बात नहीं करेंगे, परंतु समझ लें सतत आवेश वितरण होता क्या, असतत आवेश वितरण होता क्या है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम किसी पृष्ठ पर आवेश या किसी लंबाई पर या किसी लंबाई चौड़ाई ऊंचे आयतन पर इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं,
जब हम किसी वस्तु पर आवेश क्या कर देते हैं, एक समान रूप से वितरित कर देते हैं, तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश की मात्रा यहाँ पर समान होती है, सही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होती है, इक्वल रूप से होती है। और असतत आवेश वितरण ये होता है, किसी वस्तु पर आवेश किसी बिंदु पर ज़्यादा हो जाता है तो किसी बिंदु पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे हम असतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर हम केवल सतत आवेश वितरण की बात करेंगे। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश जब एक समान रूप से वितरित कर देते हैं तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सतत आवेश वितरण भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है दूसरे नंबर पर पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय को क्षेत्रीय आवेश वितरण के नाम से भी जाना जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण, या इसे क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सरफेसियन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 पर आता है आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नाम से पता चल रहा है, रेखीय आवेश वितरण, और यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण और यहाँ आयतन आवेश वितरण। तो आवेश वितरण आवेश वितरण आवेश वितरण, यानी आवेश को बांटा गया है। यहाँ पर रेखीय का संबंध होता है ओनली लंबाई से, और पृष्ठीय या क्षेत्रीय का जो रिलेशन होता है वो लंबाई और चौड़ाई से होता है। जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो ये L और B से इसका ऊपरी क्षेत्रफल क्या निकालें, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ का जो रिलेशन होता है लंबाई चौड़ाई से होता है, क्षेत्रफल से होता है। और आयतन में थ्री डायमेंशन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बात आ जाती है। अर्थात आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश हम किसी वस्तु की लंबाई पर, किसी क्षण की लंबाई पर एक समान रूप से क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब हम आवेश किसी पृष्ठ पर, अर्थात उसकी लंबाई या चौड़ाई पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसे हम सरफेसिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब आवेश हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात उसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित कर देते हैं आवेश को, तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब एक शब्द आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इस प्रकार से वितरण भी 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। उसी प्रकार से एक शब्द जुड़ जाएगा यहाँ रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश या क्षेत्रीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल पोर्शन समझ में आएगा इसमें आपको। पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, सब में सेम वर्ड आ रहा है, आवेश घनत्व आवेश घनत्व आवेश घनत्व, परंतु यहाँ पर रेखीय आवेश, पृष्ठीय, आयतन, तो सेम वही प्रक्रिया है। तो आवेश घनत्व ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व को कैसे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं,
और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। सब में एक शब्द आ रहा है आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू तो क्यू अपॉन आवेश किस पे वितरित हो रहा है, रेखीय, रेखीय मानी लंबाई पर, तो ये एल आ जाएगा यहाँ पर। और पृष्ठीय आवेश घनत्व में पृष्ठ का संबंध किससे बताया था हमने, लंबाई चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट देखें तो क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, अर्थात क्यू बटे क्या लिख देंगे ए, और एस भी लिख सकते हैं इसे। आयतन आवेश घनत्व तो क्यू अपॉन बी। यहाँ पर देखो आवेश घनत्व है लैम्डा से लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं, और रेखीय शब्द आ रहा तो इसके बटे में एल आएगा क्योंकि एल लिनियर लंबाई से संबंधित है ये। और पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ का संबंध क्षेत्रफल से होता है तो क्यू के अपॉन में ए आ गया। आयतन आवेश घनत्व इसका संबंध बी से होता है, वॉल्यूम होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसकी परिभाषा देखें हम तो क्या होता है, सिंपल तौर पर देखें तो आवेश और लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम, आयतन आवेश घनत्व। परंतु यदि हम इस सूत्र में फॉर्मूले में L बराबर 1 मीटर लगा दें और क्षेत्रफल में इसमें 1 मीटर स्क्वायर लगा दें और आयतन में 1 मीटर घात क्यूब लगा दें तो इनके जो आंसर आने वाले हैं वो लैम्डा बराबर आ जाएगा क्यू यहाँ से, और सिग्मा बराबर आ जाएगा यहाँ से क्यू, और रो बराबर यहाँ से आ जाएगा क्यू। तो इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से लिखते हैं और रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर आया है, आवेश के। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन इसकी कि किसी क्षण की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। अगर हम किसी क्षण की अल्पांश भाग की लंबाई के बारे में बात करें तो अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है, डी एल, तो इस पर आवेश की अल्पांश हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन देखें तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित या वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्पांश भाग की बात करें तो क्षेत्रफल डी ए ले लेंगे तो आवेश भी डी क्यू हो जाएगा, यहाँ डी भी ले लेंगे यहाँ पर, ये आवेश भी डी क्यू हो जाएगा। अब इसकी बारे में बात करते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट मात्रक के बारे में। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई बटे में आ रही है तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया दोस्तों। और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इससे देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम और मीटर की घात 3 है तो इस आयतन का मात्रा लग जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं cm की पावर -1 मीटर की पावर -1 इज इक्वल टू कूलाम मीटर की पावर -2 और कूलाम मीटर की पावर -3। ये आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात अप्लाई करेंगे बाय फिगर और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर। तो रेखीय आवेश घनत्व में हमने बताया था अभी कि इसमें किसी वस्तु की हम लंबाई ले लेते हैं, किसी क्षण की क्या ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं। तो इस पर आवेश हम एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। मान लो ये आवेश हमने प्लस क्यू आवेश इसकी लंबाई पर, लेंथ पर, एल लंबाई पर एक समान रूप से क्या कर दिया, वितरित कर दिया एल लंबाई पर। तो ये जो आवेश लिख रहा है ये क्यू आवेश है, कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्यू आवेश है। अगर हम इसके छोटे से भाग की बात करें हम अल्पांश भाग की, तो लंबाई पूरी एल है तो ये वाला भाग जो हो जाएगा वो डी एल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आवेश बचा तो मान लो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा है। इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो r यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश। तो पूरी क्षण पर आवेश कितना है Q,
इतना भाग ले लिया हमने dl, तो अभी बताया था हमने कि dl के कारण जो आवेश उसको वितरित होगा वो dq होगा, तो यहाँ पर dq होगा। तो जब भी कभी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि पहले सिरे पर Q1 आवेश, दूसरे सिरे पर Q2 आवेश, बीच की दूरी r, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम का नियम अप्लाई होता है। तो ऐसे ही यहाँ हो रहा, देखो Q1 की पोजीशन किसने ले ली, dq ने, और Q2 की पोजीशन परीक्षण आवेश ऑब्जर्वर चार्ज ने ले ली, टेस्टिंग चार्ज Q0 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस r। तब हम यहाँ पर कूलाम के नियम से अप्लाई करेंगे। कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई ε0। ये सब हम वायु में मान सकते हैं। वायु में परावैद्युतांक K की वैल्यू होती है 1 होती है, तो K का मान यहाँ पर हम लेके नहीं चलेंगे। तो Q1 Q2, यह Q1 Q2 अपॉन क्या होता है r², परंतु यहाँ पर Q1 के स्थान पर क्या है dq, और Q2 के स्थान पर क्या हमने लिया है परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। तो ये, और यूनिट वेक्टर की बात करें तो r यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एक स्टूडेंट ध्यान देना बात, ये dl के कारण आवेश कितना dq, तो यहाँ पर पूरे आवेश के कारण देखें बिंदु P पर वैद्युत बल तो F होगा, परंतु यहाँ पर हम dq के कारण देखेंगे आवेश बिंदु P पर वैद्युत बल, सॉरी, तो यहाँ पर होगा dF, कितना होगा dF वेक्टर, तो ये लग जाएगा। परंतु रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है, तो यहाँ पर अल्पांश भाग के लिए देखें तो dq कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा dq और L हो जाएगा dl, तो यहाँ से हम dq बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू dl। तो ये समीकरण 1 में पुट कर देंगे dq की वैल्यू, तो dF वेक्टर = 1/4 पाई ε0 dq। हाँ भैया, dq के स्थान पर क्या लगा दे रहे हैं, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl, और बाकी सब मान ऐसे लिखे जाएंगे r यूनिट वेक्टर। यदि हम टोटल आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो इसका समाकलन होगा इंटीग्रल, तो इंटीग्रल dF कितना हो जाएगा, F = 1/4 पाई ε0 इंटीग्रल, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व की पहचान के लिए यहाँ पर हम इसके L लिख सकते हैं, और जहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाएंगे आपको तो इसमें S लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं, और जब हम आयतन आवेश घनत्व पढ़ाएंगे तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, हम B लिख सकते हैं। तो लैम्डा अपॉन r² इंटू dl Q0 r यूनिट वेक्टर, इसे और एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q0 बाहर निकाल लेंगे, Q0/4 पाई ε0 इंटीग्रल लैम्डा अपॉन r² इंटू dl r यूनिट वेक्टर। ये F वेक्टर आ गया किसके कारण, टोटल आवेश के कारण। इस प्रकार से अगर हम बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे E = F वेक्टर अपॉन Q0, क्योंकि P पर क्या रखा है, टेस्टिंग चार्ज, तो E वेक्टर = F वेक्टर का मान लगा देंगे। यहाँ पर ये टोटल मान लगाएंगे तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ Q0 से Q0 कट जाएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई ε0 इंटीग्रल लैम्डा अपॉन r² dl r यूनिट वेक्टर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसी प्रकार से अगर हम पृष्ठीय आवेश या क्षेत्रीय आवेश घनत्व की बात करें तो यहाँ पर सब ऐसे होगा, और यहाँ dl मान लिया जाएगा, dq मान लिया जाएगा, r यूनिट वेक्टर मान लिया जाएगा, Q0 मान लिया जाएगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा = dq अपॉन dA लिया जाएगा, तो यहाँ से dq बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू dA, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन r² इंटू dA r यूनिट वेक्टर इतना आ जाएगा।
और यहाँ पर क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटीग्रल एस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी ए आर यूनिट वेक्टर। यदि हम आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं, तो रो आ जाएगा क्यू अपॉन बी। तो ये अल्पांश भाग की बात करते हैं तो डी क्यू बटे डी वी, तो यहाँ से डी क्यू बराबर आ जाएगा रो इंटू डी वी। तो एफ वेक्टर आएगा क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटीग्रल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, तो बी लिखा जाएगा आधार में। तो सिग्मा नहीं, लैम्डा नहीं, क्या आएगा रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वी आर यूनिट वेक्टर। ये कर लेना, बाकी